दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय देश में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है, उसके तरफ लगातार राजनीतिक सक्रियता लगातार राजनीतिक दलों की देखी जा रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में पहले चरण का मतदान भी बहुत नजदीक आ गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। और इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं भारत की राजनीति के अंदर। और पहले चरण की सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 8 सीट ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के दृष्टिगत भी। इसमें मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, कैराना है, ये सीट ऐसी हैं जो लगातार किसान राजनीति को भी कहीं न कहीं प्रमुखता देती आई हैं और साथ ही जो भारतीय राजनीति है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा व्यापक असर वह डालती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, इसमें बीजेपी को इन पश्चिम उत्तर प्रदेश सीटों पर बहुत राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा था। क्योंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और साथ में राष्ट्रीय लोकदल का एक ऐसा गठबंधन था जिसने भाजपा को इस क्षेत्र में बहुत मजबूत से टक्कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतियों को दोबारा मंथन किया और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल जो महत्वपूर्ण हिस्सा था समाजवादी पार्टी गठबंधन का, उसको अपने साथ मिला लिया। उसके बाद भी ऐसी यहाँ पे समीकरण इस तरह के सामने आ रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं लगातार बढ़ाई हुई हैं। जयंत चौधरी के साथ आने के बावजूद भी जयंत चौधरी की नाराजगी की बातें भी लोग कही जा रही हैं विभिन्न स्तरों पर। क्योंकि हमने देखा कि जो एक जॉइंट एनडीए की रैली हुई थी उसमें जयंत चौधरी साथ में थे, लेकिन उसके पश्चात जो प्रधानमंत्री की रैली हुई, योगी जी की रैली हुई सहारनपुर में, उसमें जयंत चौधरी नदारद रहे। ऐसे में क्या जयंत चौधरी की नाराजगी एक नए रूप में सामने आ रही है? और साथ ही मुजफ्फरनगर सीट पर ऐसा पेच फंसा हुआ है जो लोकदल और जो संजीव बालियान है, उनके बीच में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने का खतरा सामने आ रहा है। इससे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय और सामने आ रहा है जो बिरादरी की महापंचायतें हो रही हैं, जिसमें ठाकुर समाज की महापंचायतें, त्यागी समाज अपनी अलग-अलग उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो भाजपा का परंपरागत वोट ये रहा है। ऐसे में क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के सामने चुनौतियां नए रूप में आकार ले रही हैं, नए स्वरूप में सामने आ रही हैं? इन सब चुनौतियों से वह कैसे निपटेगी? और पश्चिम यूपी का राजनीतिक मिजाज क्या इशारा कर रहा है? उसकी दिशा और दशा आने वाले समय में क्या होगी? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल, बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ केपी मलिक जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा यहाँ की जो किसान राजनीति को भी उसका बखूबी देखा भी है और समझा भी है। उनसे हम जानेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की वर्तमान की दिशा और दशा क्या कहती है। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही राजीव प्रताप सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, मुजफ्फरनगर से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका भी अनुभव है और यहाँ की राजनीति को बहुत बखूबी वह जानते हैं और समझते हैं। उनसे हम जानेंगे पूरा इस जो बेल्ट है, पूरी जो ये राजनीतिक जो भूमि है, यह किस तरह के संकेत इस समय दे रही है। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं राजीव जी से ही करता हूँ। राजीव जी, आपको क्या लगता है पूरी अगर वर्तमान की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश की और जो संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं, इसमें ठाकुरों की महापंचायत होती है और बहुत भारी जनसमूह उसके अंदर उमड़ता है। जिस तरह से वे आक्रोश अपना ज़ाहिर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, साथ ही जब मैंने कहा त्यागी समाज भी अपनी अलग-अलग बैठकें कर रहा है। उन्होंने भी अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट अलग-अलग क्षेत्रों में उतार दिए हैं। और साथ ही जयंत चौधरी, ये 3-4 फैक्टर भाजपा के लिए किस तरह की परेशानी खड़ी कर रहे हैं और उसके राजनीतिक संकेत किस तरह से आप समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? राजीव जी। प्रशांत जी देखिए, इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसको हमें 2014 से देखना होगा। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हुआ। तमाम जातियां उस समय गौण हो गई थी। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, मोदी मैजिक के मुद्दे पर लोगों ने इस तरह बंपर वोट किया और मोदी की सरकार पूरे देश में बनाई कि एक मिथक बन गया कि मोदी के नाम पर अगर किसी को भी टिकट दे दिया जाएगा तो वो जीतकर लोकसभा या विधानसभा में पहुंच जाएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, इन सब में भी वही मैजिक चला और उसने भाजपा को एक मुगालते में डाल दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वह जीतकर चला आएगा। लेकिन 2024 आते आते वह मिथक टूट गया। न राम मंदिर की लहर है, न मोदी मैजिक है, न योगी जी का सुशासन है।
इन 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ फ्रीज हो गए हैं राजीव जी। राजीव सुन पा रहे हैं क्या? नेटवर्क में शायद इशू कुछ आ गया है राजीव जी के। मैं मलिक जी के पास आता हूँ। केपी मलिक जी, आप क्योंकि पूरे पश्चिम उत्तर की राजनीति के अच्छे जानकार हैं और आपने अनेक वर्षों से यहाँ की राजनीति को बखूबी देखा भी है और खास तौर से किसान राजनीति को आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं। साथ ही चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की जो राजनीतिक विरासत है उसको भी आपने अच्छी तरह देखा हुआ है। तो ऐसे में जयंत चौधरी ने जो कदम उठाया था इतने वर्षों की भाजपा के खिलाफ उन्होंने राजनीति की, उसके बावजूद वह एनडीए के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे में क्या नए राजनीतिक समीकरण आप देख रहे हैं और जयंत चौधरी की जो नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? क्या विषय है, क्या संदर्भ है इन सब चीजों के पीछे? केपी मलिक जी। देखिए प्रशांत जी, अगर आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी बहुत पहले से। और कुछ लोग चाहते थे कि गठबंधन हो ताकि सत्ताधारी दल के साथ जाके, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय दल है ये किसानों की राजनीति करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतर गन्ना किसान है। गन्ना किसान गन्ना भुगतान और गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए सदैव लड़ाई लड़ता रहता है। और उसका जो राजनीतिक दल के रूप में अगर हम देखें तो मुख्यतः राष्ट्रीय लोकदल की जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए वो कहीं कहीं लड़ाई लड़ता भी है। तो विचार इस तरह का किया जा रहा था कि सत्ताधारी दल के साथ जाके हम आपके किसानों की कुछ मांगे अगर मनवा सके और हमें इसके लिए सत्ताधारी दल का सहारा लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। लेकिन एक तो उसमें बहुत देर हो गई, और वो बहुत देर जो हुई, जब जयंत चौधरी को वो तमाम मांगे, चाहे वो एमएसपी की मांगे हों, चाहे गन्ना मूल्य की मांगे हों, चाहे गन्ना भुगतान की बातें हों, और चाहे वो दूसरी बातें हों, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, वेस्टर्न यूपी को भी बिलोंग करता है और यहाँ से भी युवा भारी तादाद में सेना में जाता है। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना जो है, इस सेना में जाने वाले सभी लोग हताश और निराश हैं। तो इस मुद्दे पे भी जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके कुछ बात करेंगे। तो उस तरह की बात समझ में नहीं आई, कहीं दिखाई नहीं दिया कि जयंत चौधरी ने मजबूती के साथ ये मुद्दा सरकार के सामने रखा हो। और वो सारी कलई खुल गई मेरठ की प्रधानमंत्री की रैली में। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इनको एक वेटेज देना चाहिए था वो मेरठ की रैली में नहीं दिया, और इनसे अधिक वेटेज उन्होंने राजभर को दिया, जबकि मेरठ में राजभर का कोई लेना देना नहीं है। राजभर पूर्व के हैं, उनको वहां पे वेटेज देना चाहिए। इस क्षेत्र के नेता जयंत चौधरी हैं, राष्ट्रीय लोकदल उनकी पार्टी है, उसके साथ गठबंधन हुआ है। तो मुझे लगता था कि जयंत चौधरी को ज्यादा वेटेज देके प्रधानमंत्री को उनका प्रयोग इस जाट लैंड की उन सीटों पे करना चाहिए था जहां पे जाट एक परसेप्शन बनाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की तादाद बहुत ज्यादा है और बाकी लोग यहाँ नहीं है, बाकी जातियां यहाँ वर्चस्व नहीं रखती हैं, है। लेकिन जाट एक परसेप्शन बनाता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिया है। तो जिस प्रकार से पहली रैली मेरठ में हुई और उसके कुछ दिन के बाद शाहपुर में अमित शाह की रैली हुई, तो दोनों रैलियों में देखा गया कि जो मामला राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। तो उससे कार्यकर्ता और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता थे उनमें भी एक निराशा दिखी। और दूसरा, जो 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहा है गठबंधन में, बिजनौर और बागपत, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था। तीसरी चीज जो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2 दिन पहले जो प्रधानमंत्री की रैली सहारनपुर में हुई और उसी दिन एक रैली बिजनौर में चांदपुर में हुई मुख्यमंत्री जी की, दोनों रैलियों में जयंत चौधरी का नदारद रहना जताता है कि कहीं ना कहीं कोई तल्खी आ गई है और कोई कड़वाहट बीच में पैदा हो गई है और गठबंधन चुनाव तक चलेगा नहीं चलेगा इस पे भी संशय लोगों को दिखने लगा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर पे तनाव बना हुआ है, मुजफ्फरनगर पे चौधरी अजीत सिंह के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, जो संजीव के समर्थक हैं वो 89 याद दिला रहे हैं और जो हरिंदर मलिक के समर्थक हैं वो 2019 याद दिला रहे हैं। तो एक हिसाब से केंद्र बन गए हैं मुजफ्फरनगर की राजनीति के चौधरी अजीत सिंह। और चौधरी अजीत सिंह के साथ 2019 में क्या हुआ वो ताजा विषय है।
और उससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो बात का विषय है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से राजपूत समाज पंचायतें कर रहा है, राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा विमुख है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नतीजे कहीं ना कहीं कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये वोट में कितने तब्दील होंगे, जो नाराजगी दिख रही है, पंचायतें हो रही हैं, अब ये वोट में कितने तब्दील होंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी बड़ा दावा इसलिए नहीं किया जा सकता कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पड़े रहे थे और भारी भरकम नाराजगी थी, और उसके बाद भी कोई खास नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। एक कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर हम यूपी की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ मोदी का नहीं योगी का चेहरा चलता है और बात कानून व्यवस्था की होती है। तो चाहे योगी का चले चाहे मोदी का चले, फायदा तो भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। तो इस लोकसभा के इलेक्शन में किसका फायदा कितना किसके चेहरे पे हो पाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, इस पे लोगों में अभी संशय है। और एक चर्चा दबी जबान में लोग कर रहे हैं कि जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने ठीक नहीं किया है, इसलिए उनको मजा चखाने की आवश्यकता है। उनके कार्यकर्ता इस तरह का कह रहे हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है प्रशांत जी। जी जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि दावों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संकेतों की भाषा को ही समझकर सब अनुमान लगाया जाता है। जैसे आपने कहा कि जयंत चौधरी की अगर बात करें, तो जिस तरह से उन्होंने समाजवादी का गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, उस पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएँ हो चुकी हैं। लेकिन ऐसी क्या तल्खियाँ आप महसूस कर रहे हैं कि जो इस समय खींचा-खींचा सा एक गठबंधन के बीच में जो दरार भी दिखाई देती है, और एक ऐसा कुछ परसेप्शन भी लगातार बनते जा रहा है कि दोनों जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी इस समय देखी जा रही है। तो इसका पूरा जो परसेप्शन, जो धारणा एक आम आदमी के अंदर, आम मतदाताओं के अंदर जो सामने आ रहा है निकल के, उसको किस तरह से आप पढ़ पा रहे हैं, और उसका जो राजनीतिक चुनौती बीजेपी की जो सीटों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इनको लेकर, इन सब परसेप्शन को लेकर? देखिए, यहाँ दो चीजें मेरे को दिखाई दे रही हैं। एक तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को जो लग रहा था कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो दोनों को ही फायदा अब दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, चाहे उसमें बागपत के मौजूदा सांसद सत्यपाल की बात करें, या मुजफ्फरनगर से सांसद मंत्री संजीव बालियान की बात करें, या जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी उनकी बात करें, तो इन लोगों में कहीं ना कहीं जाट नेता बनने की महत्वाकांक्षा है। और इनको ये लगता है कि अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और वो जम जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जमीन खिसक जाए। क्योंकि जयंत चौधरी हारे हुए भी इतने भारी हैं कि जितने वो जीत के भारी नहीं है। 2-2 साल एमपी, 2-2 बार एमपी रहने के बावजूद भी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जहां जयंत बिना जीते ही आज बैठे हैं। तो इसको हासिल करने के लिए और इस घबराहट में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शीर्ष नेतृत्व को ये मैसेज देने और समझाने में कामयाब हैं कि हमारे लिए जयंत चौधरी बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। और उनका ये संदेश ऊपर दे देना है कि जाट बिना इनके ही हमारे साथ है बहुतायत में। तो इसलिए जयंत चौधरी के साथ ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट नेतृत्व है वो इस तरह का कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि जयंत चौधरी इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे कि वहां को किसान हित की और क्षेत्र हित की बात रखेंगे, लेकिन नहीं रख पाए क्योंकि उनको वेटेज उतना नहीं मिला। तो उसका नुकसान किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, कितना जाट समाज का वोट है जो जयंत चौधरी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, या क्या समीकरण बनेगा, ये तो आने वाला जो वोटिंग का 19 तारीख का दिन होगा उसी दिन पता चलेगा। क्योंकि पहले फेज में आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर है और दूसरे फेज में बागपत और मेरठ वाली सीटों पे है, तो ये पता चलेगा। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की हल्की रणनीति समझ में नहीं आती है कि जयंत चौधरी आज भी कुछ भी हो, जाटों के वो एक अच्छे नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग तमाम उन जाट सीटों पर कर सकती थी जहां पे वो जाटों को प्रभावित कर सकते, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो,
चाहे वो वेस्टर्न यूपी की कोई सीटें हों, चाहे वो ब्रज क्षेत्र की सीटें हों, क्योंकि वो मथुरा से तो सांसद रहे ही हैं, वहां पे भी उनका ठीक ठाक मामला, उनका एक एमपी भी वहां से जीत के आया, एमएलए जीत के आया, एक एमएलए को अभी उन्होंने एमएलसी बनाया है जो एमएलए का प्रत्याशी था, दूसरा आपने मंत्री मुजफ्फरनगर में एक अपना बनाया, आपके 9 विधायक हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जयंत का जनाधार नहीं है। तो जो जनाधार जहां पे जयंत चौधरी का है, वहां भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा उठाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति क्यों कर रही है, ये समझ से बाहर है, क्योंकि कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े हैरान और उस तरह करने वाले निर्णय लिए हैं जो लोगों की समझ से बाहर है। अब जैसे आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मतों से गाजियाबाद पे वीके सिंह जीत रहे थे, एकाएक उनका टिकट काट दिया और उससे कहीं ना कहीं राजपूत समाज को नाराज कर दिया, और राजपूत समाज उसको अपना अस्मिता का प्रश्न बना के आज पंचायतें करते घूम रहा है। और खाली उसका असर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ रहा है। जैसे खबरें आ रही हैं कि भाई वहां पे रूपाला का विरोध हो रहा है गुजरात में, राजस्थान में विरोध हो रहा है, पंजाब उसमें मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। आपने रमन सिंह को हटा दिया, शिवराज को हटा दिया, वसुंधरा को हटा दिया। तो ये कहीं ना कहीं राजपूत समाज में एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी उसके नेतृत्व को खत्म करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति क्यों बना रही है, ये समझ से बाहर है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो रणनीति वर्तमान में दिखाई दे रही है पार्टी की, वो समझ नहीं आ रही है किस तरह की वो रणनीतिक अपनी अपनी जो शतरंज के बिसात बिछा रही है। और जैसा आपने कहा, ये वर्चस्व की लड़ाई कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी का जो प्रदेश का नेतृत्व होगा, खास तौर से देख रहे हैं जो संगठन का है, भूपेंद्र चौधरी जी हों या दूसरे जो ने जाट, जैसा सतपाल जी का आपने नाम लिया, संजीव बालियान जी का नाम लिया। तो ये वर्चस्व की लड़ाई वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है। हो सकता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जयंत चौधरी को शामिल करने का फैसला उनका एक तरफा रहा हो, प्रदेश नेतृत्व जो सलाह ना ली हो, इसलिए आपस का सामंजस्य इसमें भारी कमी देखी जा रही है। अच्छा, अगर हम सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की और कैराना की विशेष रूप से अगर बात करें इन तीनों सीटों की, तो तीनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कैराना से जैसे चुनाव लड़ रही है कैरासम, तो ऐसे में जो राजपूत समाज की नाराजगी है, जो एक कहा गया कि जो समाज की महापंचायत हुई, उसमें इकरा हसन के प्रति कहीं न कहीं लोगों ने अपनी बातें भी रखी, कहा कि हम लोग समर्थन देंगे। तो जो नए राजनीतिक समीकरण इस तरह से जो सामने आ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, खाली आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत ही नाराज नहीं है। नाराजगी तो त्यागियों में भी है, सैनी में भी है, गुजरों में भी है, लेकिन वो धरातल पे कितनी आएगी, वो वोट में कितनी तब्दील होगी नाराजगी, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अब मैंने बताया ना आपको कि 13 महीने किसान जो है सरकार से नाराज बॉर्डर पे पड़े रहे, और फिर उन्होंने जाके जो है भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो इसलिए लोगों का जो एक हुजूम आता है, वो खाली भीड़ है, हुजूम है, या वो मतदाता है, या वो कितने वोट में तब्दील हो रहे हैं, आजकल ये चीज भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, नैतिकता का जो पतन हुआ है वो खाली नेताओं में नहीं हुआ है, वो मतदाताओं में भी हुआ है। अब पहले मतदाता कमिटमेंट का पक्का होता था, इस तरह से खुलेआम बात नहीं करता था। आज तमाम जातियां बिरादियां खुलेआम विरोध कर रही हैं, और उन्हीं के बीच में से कुछ लोग जाकर फिर वोटिंग कर देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता। दूसरा ये होता था कि कोई गरीब गुरबा आदमी, अगर उसने किसी पॉलिटिकल आदमी से कुछ पैसे दिल्ली ले लिए, उसके दबाव में आ गया, उसने वोट कर दिया। आजकल तो कोई भी पैसे ले लेता है, क्योंकि दीन ईमान तो बचा नहीं है लोगों में, पैसे कहीं से ले रहे हैं, वोट कहीं दे रहे हैं। तो खाली यहाँ नेताओं की हम बात ना करके हमें मतदाता को भी देखना होगा कि मतदाता का भी चरित्र हनन हो चुका है। तो मतदाता कहता कुछ है, करता कुछ है। तो इसलिए अनोखे चुनाव है। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि स्थिति क्या है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जादू 2014-2019 में था, वो इस बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए दिख रहा है, और वो कितना बड़ा डेंट लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी, और देखिए ये सभी सत्ताधारी दलों के साथ होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई दूसरा धारी सत्ता दल हो, जब वो सत्ता में आ जाता है वो थोड़ा मदमस्त हो जाता है, और कुछ लोगों में जो उसके नेता होते हैं, शीर्ष नेतृत्व होता है, उसके पास खबरें कम पहुंचती हैं और लगता है नहीं हम तो सब जीत रहे हैं। तो उसको कई बार गलतफहमी का शिकार होना पड़ता है, और उसमें उसको बड़ा नुकसान हो जाता है, जो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि सही रिपोर्ट ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह टिकट वितरण बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पे थोड़ा टिकट वितरण ठीक तरीके से करती,
तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर आप मुजफ्फरनगर की ही बात करें, मुजफ्फरनगर में जो हम काफी लोगों से बात करते हैं, नाराजगी संजीव बालियान से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। योगी मोदी से नाराजगी नहीं है। तो आप, क्योंकि क्या होता है कि भाई 10 साल से आप सत्ता में हैं, 10 साल तो आप हर एक की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते, हर एक काम भी पूरा नहीं कर सकते। अपनी निजी, कई लोगों को खुंदक रहती है, कुछ खुन्नस रहती है, कुछ आपस में चीजें हो जाती है, तो जो एंटी कॉम्बेंसी होती है 10 साल की, उसका भी नुकसान होता है। ऐसे में कई बार नए उम्मीदवार को उतारना भी किसी पार्टी के लिए ठीक रहता है। तो इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ना सोचा, ना विचार किया, ना काम किया। और ये मैं खाली मुजफ्फरनगर का एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी कई सीटें हैं, जैसा कि मैंने गाजियाबाद की बात भी आपसे की। वहां देना चाहिए तो वहां काट दिया, और जहां काटना चाहिए था वहां दे दिया। तो ये जो होता है, क्योंकि सत्ताधारी दल को ये लगता है कि मोदी जी जहां जहां जाएंगे वो जादू की छड़ी घुमा देंगे और सब जगह हो जाएगा। और 400 का पार का नारा तो हमारा है ही। तो 400 पार का जो नारा है, उस नारे में कितनी धरातल पे सच्चाई है, वो तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर मायावती जी का भी हम बात करें, मायावती ने जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार पूरे क्षेत्र के अंदर उतारे हैं, तो जो नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं भाजपा के प्रति लोगों की, या जिस तरह से कास्ट समीकरण इक्वेशन की आपने बात की, उस कास्ट इक्वेशन को लेकर ये मायावती जी के जो कैंडिडेट है वह भी काफी इसमें चर्चा में है। जैसे ठाकुर उन्होंने गाजियाबाद में दे दिया है, और इस तरह से सैनी उम्मीदवार उन्होंने इधर बिजनौर में दे दिया है। तो इस तरह की जो लगातार, सॉरी सैनी तो समाजवादी पार्टी तो से दीपक सैनी, तो इस तरह के जो तमाम तरह के उम्मीदवार कास्ट इक्वेशन के आधार पर मायावती जी ने उतारे हैं, वह क्या नई चुनौती पेश कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और क्या नए राजनीतिक समीकरण वह बना रहे हैं? देखिए, अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो मायावती के ऊपर आरोप लगता रहता था, मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन अगर आप इस 2024 के चुनाव के बसपा के उम्मीदवारों पर नजर डालें, तो आपको लगेगा कि अधिकतर जो उनके कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है। उसमें मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से अखिलेश और मायावती की एक केमिस्ट्री बनी है। और ये मायावती की और अखिलेश की जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है, ये बताती है कि मैं आपको जिताऊंगा, आप मुझे जिताइए। क्योंकि इसका सीधा सीधा आपको कई सीटों पे देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर पे लड़ रहे हैं, और वहां मायावती का प्रजापति को टिकट देना, आप तो वहीं लोकल के रहने वाले हैं, तो 1,00,000 1,50,000 वोट अगर वो लेते हैं तो वो किसके जाएंगे? तो वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा नुकसान हो गया। उसी तरह से अगर आप बिजनौर पे देखेंगे, बिजनौर की सीट पे जो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का कैंडिडेट है, उसके सामने मायावती ने जाट को उतार दिया है और अखिलेश ने सैनी को उतार दिया है। अब वहां पे वो अखिलेश का कैंडिडेट सैनियों के जितने वोट लेगा, वो तो सीधे सीधे बीजेपी के वोट हैं। तो ये तो बीजेपी को नुकसान हो गया। तो इसी तरीके से आप अगर कई सीटों पे आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें मायावती की और अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई देती है, और जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भारतीय जनता पार्टी में भारी पड़ती हुई दिख रही है। जी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो नए तरह के क्वेश्चन सामने आ रहे हैं राजनीति के अंदर, और ऐसे में राहुल गांधी की बात भी किए बिना कोई भी चर्चा पूरी नहीं होती वर्तमान में। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चात दूसरी जो उनकी मतलब दोनों यात्रा की, उसने बहुत सारा परसेप्शन कांग्रेस के प्रति भी लोगों का बदला है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा के पश्चात इस पूरे क्षेत्र में या पूरे अगर प्रदेश की बात करें, किस तरह का राजनीतिक परसेप्शन कांग्रेस के पक्ष में आप देखते हैं? कुछ बदलाव महसूस करते हैं कांग्रेस के प्रति लोगों के रुझान में, इनकी विचारों में, जो राजनीतिक परिदृश्य को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है? देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस वेस्टर्न यूपी में तो कहीं है नहीं। एक मेरे आपकी सहारनपुर की सीट है, तो वहां पे इमरान मसूद लड़ रहे हैं। वो क्या परिस्थितियां होंगी, अभी कोई तस्वीर बहुत साफ वहां से नहीं आ रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि लखन पाल पहले भी लड़ चुके हैं और वो पहले भी हारे हुए हैं, और एक बार शायद वो सांसद भी रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मैं आकलन उस सीट का नहीं, अभी फिलहाल नहीं बता पाऊंगा। अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी है। राहुल गांधी ने अपने चेहरे को बदलने का काम किया। उनके ऊपर जो पप्पू का ठप्पा लगता था, उससे वो कहीं ना कहीं बाहर आए हैं, और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक नया राहुल लोगों को दिखाई देता है। लेकिन वहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं।
अगर आप देखेंगे कि राहुल गांधी के जो चारों तरफ एक घेरा है, वो कहीं ना कहीं प्रियंका और राहुल को घेरे हुए है, और वहां कोई भी निर्णय उस तरीके का नहीं हो रहा है जिसके लिए गठबंधन बना था। क्योंकि अगर आप देखेंगे, संवादहीनता वहां रही पिछले 1 साल में, कि जो लोग आए थे, नीतीश कुमार को एक बहाना यही मिला कि भाई हमारी जो है कांग्रेस के साथ जिस तरीके से बात होनी थी, बात नहीं हो रही है, और वो अब छोड़ के चले गए। उसके बाद आप देखेंगे ममता बनर्जी की विमुखता बढ़ गई। शरद पवार से बहुत ज्यादा बात राहुल गांधी ने नहीं करी। शिवसेना के जो पुराने शिवसेना के जो बाल ठाकरे के उद्धव ठाकरे हैं, उनसे राहुल गांधी ने बात नहीं करी। तो इससे ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने में खोई हुई है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो यात्रा करके और उस तरह की चीजें करके चुनाव जीत लेगी। कोई बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा इन्होंने सामूहिक, ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी एक बना सकते थे गठबंधन का, वो भी किसी ने नहीं बनाया। तो वो जैसे अंधेरे में एक तीर मार रहे हैं, उस तरह की चीजें हैं। हालांकि अगर कांग्रेस के हम इस मैनिफेस्टो की बात करें, इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध हो रहा है धरातल पर, अगर आप देखें, जिसमें सबसे बड़ा विरोध किसान कर रहे हैं, किसानों को साधने के लिए उन्होंने एमएसपी देने की बात की है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको साधने के लिए उन्होंने पर्चे लीक की और अग्निवीर को खत्म करने की बात की है, तो वो युवा को साधने के लिए उन्होंने किया है। तीसरा, जो पेंशनधारी लोग हैं, जिनका पेंशन का मामला चल रहा था, उस पर भी उन्होंने बात की है। तो इन्होंने बहुत एक हिसाब से तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है। लेकिन वेस्टर्न यूपी में या नॉर्थ भारत के ज्यादातर हिंदी बेल्ट में तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में ही नहीं है कांग्रेस कहीं। तो कांग्रेस का जो एक एग्रेसिव मामला आना चाहिए था, कांग्रेस को कुछ करना चाहिए था, वो कांग्रेस उस तरीके से दिख नहीं रही है। अब आज तक बताइए, अभी पहले दौर का चुनाव होने वाला है, 10 दिन बाद वोटिंग है, और आज तक जो है कांग्रेस का रायबरेली पे और अमेठी पे उम्मीदवार ही नहीं घोषित हुआ। अब बताइए, इसमें आप कौन सी रणनीति तय कर रहे हैं? आपके परिवार की सीट है, रायबरेली से सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया, तो तत्काल आपको जिसको भी चुनाव लड़ाना है, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ी, तो उसको घोषणा करने में कौन सी परेशानी आपको आ रही है? दूसरी चीज, आप जो है अमेठी पे क्यों नहीं चुनाव घोषित कर रहे हैं? तो ये अगर आपके उम्मीदवार ही घोषित नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या चुनाव में लड़ाई लड़ेंगे? और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऊपर और नीचे है, और भारतीय जनता पार्टी जो का कोई सानी नहीं है चुनाव लड़ने। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक सिस्टम है, जो अपना एक तरीका है, उसमें वो श्याम दाम दंड भेद अपनाती है, और उनके ग्राउंड पे लोग हैं, आरएसएस उनके साथ है, तमाम उनके संगठन है जो एक मुश्त होके काम करते हैं। तो उसका मुकाबला कांग्रेस उस तरीके से कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। यहाँ पे इस चुनाव में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा अहम रोल होने जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, गठबंधन के लोग हों, चाहे वो, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो समाजवादी के अखिलेश हो, और चाहे दूसरे लोग, तो वो भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी वजह से चुनाव हार रही है, अपनी गलतियों से चुनाव हार रही है, वहां गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। नहीं तो गठबंधन के लोगों ने कोई ऐसी रणनीति बना ली हो, गठबंधन के लोगों ने कोई बहुत बड़े ऐसी पैंतरेबाजी कर दी हो, उससे वो जीत रहे हो, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सीट हारेगी, तो उसको गठबंधन के लोग जीतेंगे। ये कोई बहुत बड़ा तीर मारना मैं गठबंधन का नहीं कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, ना कि विपक्ष की जीत। क्योंकि आप देखेंगे कि विपक्ष को धरे धराए मुसलमान का वोट मिल रहा है, कई सीटों पर 40% तक मुसलमान है। जो विरोधी वोट है भारतीय जनता पार्टी का, वो मिल रहा है। जो विमुख है लोग, 10 साल से मान लिया एक सीट पे एक सांसद है, मंत्री है, उससे जो नाराजगी है, उसकी जो एंटी कॉम्बेंसी है, उसका फायदा विपक्ष को मिल रहा है। तो अगर वहां विपक्ष जीत जाता है, तो उसमें कोई विपक्ष ने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये थोड़े ना कहेंगे। वहां तो हम ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों से हारी है और इनको श्रेय मिल गया है। तो इस तरीके से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव हारने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है। और लास्ट में एक बात और मैं यहाँ प्रशांत जी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ हो, उन सब से कहीं ना कहीं अधिक प्रभाव योगी का है। और योगी की कानून व्यवस्था का एक ऐसा मामला यहाँ हो चुका है, और योगी के ऊपर पिछले 7 साल में कोई ऐसा आरोप भी नहीं है कि अब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा दें, कोई करप्शन का आरोप हो, कोई दूसरा कोई आरोप हो।
जातिवादी पातिवादी को छोटा मोटा आरोप कोई लगा रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन वह 7 साल के मुख्यमंत्री के ऊपर, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी आरोप ना होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कानून व्यवस्था के रूप में लोग योगी को पसंद कर रहे हैं। अगर दोनों की बात की जाए, दोनों का फोटो आप लगा के यूपी में घूमे योगी मोदी का, तो मुझे लगता है कि आपको 70% से अधिक लोग योगी को पसंद करने वाले यूपी में मिलेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि योगी जी की जो लोकप्रियता लगातार कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जैसा आपने कहा कि विपक्षी राजनीति की अगर बात करें तो जिस तरह से तैयारियां हैं उसमें उतनी तेजी या उतनी सक्रियता की कमी मतलब देखी जा रही है, सक्रियता नहीं देखी जा रही कि वह जो बीजेपी का जो सांगठनिक क्षमता है या जिस व्यापक स्तर पर बीजेपी चुनाव की तैयारी करती है उसके मुकाबले में इस समय तैयारियां नहीं देखी थी। और खासतौर से जैसे 8 सीटों पर या पहला फेज में इलेक्शन है उसमें कोई ना रैली ऐसी कोई दिखाई देती है, मेगा रैली की विपक्षी दलों ने एकजुट होकर रैली की हो, या जो उनका चुनाव प्रचार का प्रबंधन है वह भी इतना मजबूती से भी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये चुनावी तैयारी अगर बात करें विपक्षी दल बनाम एनडीए या बीजेपी, उसकी तुलना में कितना ठहरता है, कितना उनके सामने मुकाबले करने की स्थिति में विपक्षी दलों का प्रचार तंत्र क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, मैंने आज तक जितने इलेक्शन देखे हैं उसमें ये पहले चुनाव है जिसमें एक कोई बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है, नेताओं में भी दिखाई नहीं दे रहा, पार्टियों में भी दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष कहीं निकल ही नहीं रहा है, जिस तरीके से विपक्ष भी अपनी तैयारियां करता था, रैलियां करता था, तो वो कहीं विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। और ना विपक्ष के पास कोई बहुत भारी भरकम एजेंडा दिखाई दे रहा है। अब आप पर्सनली सीधे सीधे मोदी पे अटैक करें, सीधे सीधे वो करें, फालतू की जुमलेबाजी करें, कोई एक आपके पास एजेंडा नहीं है, जबकि विपक्ष के पास एजेंडों की कमी नहीं है। अब आप जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कोई हाथ ही नहीं डाल रहा है। ये जो चुनावी फंड का मामला है, ये जो गड़बड़ी का मामला है, इसको अगर कोई उठाए तो ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसमें हमाम में सारे नंगे हैं, सारी सियासी पार्टियों ने चंदा लिया है, इसलिए कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई ऐसा आरोप आप लगाने के पास में आपके पास तथ्य नहीं है कि आप उसको लेकर निकल जाएं। तो ये इस प्रकार से हो गया जैसे हमारे यहाँ प्रेस क्लब में चुनाव होते हैं हर साल, और ये होता है भाई सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ा अपना ग्रुप बन जाता है, और बाद में ये हो जाता है कि जो थोड़ा सा विपक्ष वाला ग्रुप हो जाता है, जब उनको ये लगने लगता है कि भाई ये तो पैनल हार जाएगा, तो फिर वो अपनी पर्सनल कैंपेनिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो ये जो गठबंधन बना था ये टूट गया है, और अब ये अपना अपनी अपनी पार्टी अलग अलग अपने अपने राज्यों में अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी। और उसका नुकसान इसको ये हुआ है कि साल भर से तो आप इकट्ठे लड़ने की बात कर रहे थे, अब एकाएक आपको पर्सनल अपनी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयार थे नहीं, ना आपकी तैयारी थी, तो आज आपको वो चीजें करनी पड़ रही, तो उसके लिए तो समय आपके पास है नहीं, ना आप अधिक जगह जा सकते हैं, तो उसका नतीजा यही है कि कहीं जा पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। अब आपने देखा कि 1 घंटे पहले अखिलेश जी कई सीटों पे अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन से सिंबल भेज रहे हैं, तो ये जताता है कि आप हड़बड़ाहट में हैं और आप किसके सामने लड़ रहे हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के जिसका सिस्टम, चुनावी सिस्टम या चुनावी माहौल दुनिया में नाम लिया जाता है उसका, तो उससे कैसे आप पार पा पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष की रणनीति बहुत कमजोर है, और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पाएगा जैसे उसको कर लेना चाहिए था, और वो कर सकता था, क्योंकि उनमें अपने अपने निजी स्वार्थ आ जाते हैं, कुछ निजी पार्टी के स्वार्थ आ जाते हैं। अब आप देखो ना कि ढंग से आज तक बंटवारा ही नहीं हुआ कि कितनी पे समाजवादी लड़ेगी, कितनी पे कांग्रेस लड़ेगी, कितनी पे कोई राष्ट्रीय लोकदल हट गई, बाद में दूसरे छोटे दल कितने पे लड़ेंगे, किसी ने पहले ही घोषणा कर दी, किसी ने बाद में कर दी, कुछ कर दी, तो सहमति कहाँ बनी है लास्ट तक कहाँ लगा कि भाई इनका ठीक ठाक जो है बंटवारा हो गया और इन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी, आप मुझे बताइए। तो इसलिए राजनीतिक दल भी अपने गुना भाग में लगे रहते हैं और अपने निजी स्वार्थ और निजी फायदे के लिए वो देखते हैं, दूसरा कहीं जाए तो उसका नुकसान उसको होता है, उसका फायदा सामने वाली पार्टी को मिलता है। मैं तो ये देखा है। जी जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सामने वाली पार्टी को मिलता है, अगर कमजोरी आप शो करते हैं अपनी। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं कि जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें, सोशल इंजन की बात करें, कि बीजेपी का जो जन समर्थन है इस समय हम देखते हैं विपक्षी दलों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। उसके बावजूद भी वह छोटे-छोटे दल हैं जो बहुत ही कम जिनके पास जन समर्थन है, उनको लेने में वह कोई परहेज नहीं करती है।
जैसे चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें या अनुप्रिया पटेल की हम बात करें या राष्ट्रीय लोकदल का, क्योंकि क्षेत्र सीमित है, उसकी हम बात करें, वह किसी भी ऐसे दल को लेने में परहेज नहीं करती जिसके पास 1-2 सीटों में कहीं न कहीं प्रभावित करने की क्षमता है। उसके बाद अगर तुलनात्मक रूप से हम विपक्षी दलों की राजनीति को देखें, उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करें कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल का समर्थन था, लेकिन वो पल्लवी पटेल को सीटों में जिस तरह का सामंजस्य उनमें अभाव दिखाई दिया, और पल्लवी पटेल अलग हो जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी से अलग हो जाते हैं। चंद्रशेखर रावण की बात थी एक सीट देने की, वह भी उनसे अलग हो जाते हैं। तो ऐसे विपक्षी दलों में क्या ऐसी दिक्कतें हैं कि वह बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो सामंजस्य कर लेती है छोटे-छोटे दलों के साथ, विपक्षी दल क्यों नहीं बैठा पाते वो सामंजस्य जो उन्हें कर लेना चाहिए? अगर बड़ी ताकत अगर बनना है आपको, क्या लगता है आपको? इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण प्रशांत जी ये है कि जो बड़ा जानवर होता है वो छोटे वाले को खा जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये चाहती हैं और उसकी कोशिश भी करती हैं कि जितने छोटे राजनीतिक दल हैं वो समाप्त कैसे हों या हम उनको कैसे समाप्त कर दें। उत्तर प्रदेश में आप पल्लवी पटेल की बात करें या किसी दूसरे की बात करें, आपने चंद्रशेखर का उदाहरण दिया, तो चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्यों नहीं अपने कंपटीटर को मजबूत करेगी? क्यों वो अपने खिलाफ नए नेता खड़े करेगी? अब आप अगर चंद्रशेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर लगभग 2 साल से अखिलेश और जयंत चौधरी के टच में थे और इनके साथ काम भी कर रहे थे। आपने देखा आपके क्षेत्र की एक खतौली सीट थी विधानसभा की, उस पर चंद्रशेखर ने जयंत चौधरी के साथ चुनाव प्रचार भी किया और उन्होंने अपने जो वोट थे उनको कुछ ट्रांसफर कराने की भी कोशिश की। हालांकि वो बात अलग है कि बसपा वहां से चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसलिए उसमें बहुतायत में दलितों का वोट राष्ट्रीय लोकदल को मिला और पहली बार ये इतिहास है कि सत्ताधारी दल से वो सीट छीन के विपक्ष के पास चली गई। नहीं तो ये माना जाता है कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार है, अगर कोई उपचुनाव होता है तो सरकार ही उस चुनाव को जीत लेती है, सत्ताधारी दल ही उस सीट को जीत लिया करता है। लेकिन ये बदलाव है इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे मेहनत बहुत की गई और लोग नाराज थे। अब ये बताइए कि टिकट देने के समय पे चाहे वो जयंत चौधरी हो चाहे अखिलेश यादव हो, तो क्यों नहीं मदद की चंद्रशेखर की? तो उन दोनों का मानना ये है कि हम एक और नया कंप्यूटर अपने सामने क्यों खड़ा करें? अगर चंद्रशेखर कल को इधर नेता बन जाता है तो हमारे सिर में दर्द करेगा। अभी तो हम मायावती को झेल रहे हैं, कल को एक और कांटा आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को पनपने नहीं देना चाहती और वो उसको समाप्त कर देना चाहती है। इसी फिर अगर ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो चाहेगी कि बसपा और सपा समाप्त हो जाए। बिहार में से जो दूसरे दल हैं, छोटे दल, वो समाप्त हो जाए। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी समाप्त हो जाए। महाराष्ट्र में जो शिवसेना खत्म हो जाए। तो ये इस तरह की कोशिश राजनेताओं में रहता है क्योंकि लड़ाई सत्ता की है। सत्ता की लड़ाइयों में क्या रहा है? पहले जो लड़ाइयां होती थी राजाओं महाराजाओं की, राजा बना हुआ है पिताजी और पिताजी मरेंगे या मैं उनको मारूंगा तभी तो मुझे गद्दी मिलेगी। तो उसमें अगर मैं पिताजी की सेवा करता रहूंगा और उनको स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनको और 10 साल जिएंगे वो, तो मुझे कहां 10 साल में फिर राज मिलेगा? तो मुझे जल्दी चाहिए। तो ये परसेप्शन बदल गया है। तो अगर हमें सत्ता में भागीदारी करनी है, हमारे दल की सरकार बननी है, तो हमें दूसरे दल को समाप्त करना ही पड़ेगा। शाम दाम दंड भेद राजनीति में चलाना ही पड़ेगा। नैतिकता का पतन करना ही पड़ेगा। सुचिता और सिद्धांतवाद से गिराना ही पड़ेगा। तो आज देख रहे हैं आज की राजनीति में अब दल बदल के जो नेता इधर उधर जा रहे हैं, देखिए उनका मन कितनी जल्दी बदल जा रहा है। उनका अस्तित्व आप देखिए, उनको चिंता ही नहीं है कि कल को लोग क्या कहेंगे। तो ये राजनीति का पतन इस तरीके से हो रहा है क्योंकि आपको किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको जितना भी गिरना पड़े, आप गिरने को आज की डेट में तैयार। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सत्ता का गणित ही सबके लिए महत्वपूर्ण होता है और सत्ता कैसे प्राप्त की जाए उसके लिए तमाम तरह के प्रयास कसरतें राजनीतिक दल और नेता लोग करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने कहा कि कब कौन सा राजनीतिक व्यक्ति कब कौन सा पाला बदल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। 1 मिनट पहले वे आपके साथ खड़ा दिखाई देता है, अगले पल में दूसरे पाले में दिखाई देता है। तो लगातार राजनीतिक चरित्र इतना तेजी से बदल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह से पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश की राजनीति को जिस तरह से पूरा व्यापक विश्लेषण किया है,
मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज निंदक चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज निंदक के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।